Hello, my dear students. Welcome to all of you in your YouTube classes. Myself Himanshu Mishra and I am your physics teacher, as you know about me. We are discussing the first unit of class 12 standard physics, which is electric field and charges. Now we are going to, if we talk about, let's talk about the previous videos in brief. In previous videos, we have discussed about the charge and its property. Further, we have discussed of method of charging, and in last video, just last video, we have started the Coulomb's law and derived the formula of the Coulomb's law, which is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and discussed about the quantities which is used in the formula. That means epsilon naught in the air medium and medium where some mediums are available. Okay, the terms of epsilon naught is permittivity. Epsilon naught को हमने permittivity का नाम दिया. In this video, we are going to discuss the vectors form of Coulomb's law and various graphs जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, which is generally asked in exam, जो एग्जाम में बहुत मतलब पूछे ही जाते हैं. हर दूसरे तीसरे साल आप देखेंगे कि इसके आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So my dear students, in last video, if you remember, we have reached on this formula F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and we have seen that if Q1 Q2 is greater than 0, that means charges are similar. If the charges are similar, then multiplication of Q1 Q2 will be greater than 0, that means positive. अगर चार्जेस सिमिलर हैं, यानी दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव हैं, देन हमारे पास Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या आया था, 0 से ज्यादा आया था. तो ज्यादा आया था तो हमने ये कहा था कि F की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी, एंड इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ रिपल्सन. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन. एंड another point we have discussed, Q1 Q2, if Q1 Q2 is less than 0, that means product of Q1 Q2 is less than 0, that means one of them is positive and another one is negative. अगर चार्जेस क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, then product is going to be less than 0. और अगर प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा तो फोर्स आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा, एंड इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था. आज हम इसी के आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स की. तो पहला ग्राफ हमें F वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर करना है. ओके, तो फॉर्मूला जरा देखें. F इज इक्वल टू क्या है भाई, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना. अब हमें जो ग्राफ खींचना है वो F वर्सेस आर. तो थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई करके मैथमेटिक्स का यूज करके थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख रहा हूं. अब देखिए, जब आपको ग्राफ दिया जाए तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपको ग्राफ कहां से किसके किसके बीच में खींचना है. तो यहां पर बेटे आपको F और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचना है. तो जैसे F कह रहा है तो F को आप एज्यूम कर लीजिए y. लेट F हमारा y है और 1 अपॉन आर स्क्वायर जो है बेटे वो x है, क्योंकि हम ऐसे ही ग्राफ खींचेंगे ना, एक y एक्सिस लेंगे एक x एक्सिस लेंगे. एंड Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है. तो इसे हम कुछ m एज्यूम कर ले रहे हैं. लेट ये क्या हो जाए, m इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो अगर हम इसको फिर से मॉडिफाई करें, इन सब चीजों को ये सब लिखते चलिएगा, तो ये हो जाएगा y, ये आपका हो गया m और ये आपका हो गया x. तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू mx मिला, है ना. अगर आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी हो, है ना, तो आपको यहां पर याद होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या है, ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. तो यहां पर y का वेरिएशन x के साथ दिखा रहा है. अब इसमें जो चीजें जो है वो m और x है. तो m क्या है कि x एक्सिस के साथ ये लाइन कितनी झुकी हुई है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन ये अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, तो तीनों लाइंस में देखिए x एक्सिस के साथ एंगल अलग अलग हैं. तो जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है, ये θ3 बना रहा है, तो एंगल्स ले लीजिए. एंगल्स आपको पता लग गया. अब इनके tan ले लीजिए, दैट्स मीन tan θ1, tan θ2 एंड tan θ3.
तो ये जो वैल्यूज आ रही बेटे ये बता रही हैं स्लोप, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना स्लोप बना रहा है, कितना झुका हुआ है, ये कम, ये ज्यादा, ये और ज्यादा। तो m वही क्वांटिटी यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और c ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये y एक्सिस को कहां पे काट रही है। तो आपको आई थिंक ये इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आया। अब जो हमने अभी लिखा था उसमें आप ये देखें बेटे कि आपका जो इक्वेशन फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यही मैंने लिखा था, f की जगह y लिखा था, q1 q2 की एप्सिलॉन नॉट की जगह m लिखा था, 1/r² की जगह x लिखा था। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो आप ध्यान से देखिए ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब कहोगे कर सर कैसे, इसमें c भी होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, लेकिन c की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। 0 कैसे, जब हमारी लाइन ओरिजिन पे कट करेगी, जैसे मैंने ये लाइन ले लिया तो यहां पर c की वैल्यू ये है, ये लाइन ले लिया तो c की वैल्यू ये है ना। तो c की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं ओरिजिन से कोई लाइन खींचूं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल यहां पर वही एज्यूम किया जा रहा है कि c हमारा 0 है। तो अब ऐसे केस में हमारी जो ग्राफ बनेगी f वर्सेस 1/r² ग्राफ, वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन बच्चे यहाँ पे आपके दो तरीके की फोर्सेस दिखाना है हमें, एक अट्रैक्टिव फोर्स दिखाना है, एक रिपल्सिव फोर्स दिखाना है। वो कैसे पता लगेगा, वो हमें m बताएगा। भाई एक्स एक्सिस के साथ किस तरीके से झुकाव होगा वो हमें m वाला टर्म बताएगा। तो Q1 Q2 का अगर क्या है, मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों चार्जेस क्या है, सिमिलर है। दोनों चार्जेस बेटे यहाँ पर सिमिलर है, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव होगा, सॉरी रिपल्सिव होगा। फोर्स मतलब दोनों को दूर ले जाने की कोशिश करेंगी। और ऐसे में आपका m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो ऊपर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 को बता रहा है और ये रिपल्सन को शो कर रहा है। अपनी कॉपी में इसे बनाइएगा, रिपल्सन को शो कर रहा है। और यहाँ पे जो m है वो m कितना है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बेटे अगर फोर्स आपकी नेगेटिव हो, दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू लेस देन 0 हो, या दूसरे भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में हम ये बोले कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 0 हो। Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 तब होगा जब चार्जेस अपोजिट होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो Q1 Q2 का अगर प्रोडक्ट 0 होगा तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो m की वैल्यू नेगेटिव नीचे की तरफ आपको दिखाना पड़ेगा। और कहां से दिखाओगे, ओरिजिन से ही पास होते दिखाओगे। तो यहाँ पे जो आपकी Q1 Q2 का प्रोडक्ट आएगा बेटे वो लेस देन 0 आ जाएगा और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन को शो करेगा। किसको शो करे, अट्रैक्शन को शो करेगा। क्योंकि अपोजिट चार्जेस में कैसा फोर्स एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्शन का फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये F वर्सेस 1/r² ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, F वर्सेस 1/r²। इसे अपनी कॉपी में जल्दी से बनाइए। चलिए एक एग्जांपल इसीलिए मैं बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अगर मान लीजिए मैंने क्या लिया है, एक बार 2 कूलम 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का अगर मैंने ग्राफ खींचना चाहा तो उसका ग्राफ कैसे आएगा बेटे, F वर्सेस 1/r² प्लॉट पे वो कैसा आएगा, इस तरीके का आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसी तरीके से 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, माने दोनों की वैल्यूज मैंने सिमिलर ली है, तब भी आपकी ये ग्राफ हो सकती है। लेकिन व्हाट अबाउट द इफ द चार्जेस आर डिसिमिलर, दैट मीन्स अपोजिट चार्जेस हो बेटे, तो क्या होगा। अगर मैंने कुछ इस तरीके से एक -2 माइक्रोकूलम ले लिया और दूसरा 2 माइक्रोकूलम ले लिया, तब आपकी जो नेचर होगी ग्राफ की वो नीचे की तरफ होगी। तो ये आपके पहले 2 एग्जाम्पल हैं, ये फर्स्ट वाले केस के लिए और ये आपका दूसरा, ये दूसरे के लिए। आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए।
चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बेटे मान लीजिए ये चार्ज है Q1 Q2, इसे मैंने किसी मीडियम में रख दिया। यहाँ पर मान लीजिए एयर है या वाटर है या कुछ इस तरीके से मीडियम है, और उस मीडियम की एक खासियत है कि वो फोर्स को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे के, कितने गुना कम कितने गुना ज्यादा करेगा वो के टाइम है। तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको मैंने पहले वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि अगर दो मैग्नेट आप बेटे डायरेक्ट ले आओ तो आप देखते हो कि कुछ और फोर्स मिलेगा, अगर उसके बीच में कोई लकड़ी का गुटका या आयरन या कोई और मटेरियल बीच में डालते हो तो फोर्स आपकी प्रभावित होती है, चेंज हो जाती है। होती है, बिल्कुल होती है। तो ऐसे में जो मीडियम का इफेक्ट है वो वहां मैग्नेटिज्म के केस में परमिएबिलिटी का नाम दिया जाता है, और यहां पर परमिटिविटी का नाम दिया जाता है। और अगर दो मीडियम की परमिटिविटी, दैट मीन्स स्पेस की परमिटिविटी, और इस पर्टिकुलर मीडियम जैसे एयर है, ग्लास है, वाटर है, वैक्स है, कुछ भी है, इसकी परमिटिविटी अगर हम ज्वाइंट कर दें एक या रेशियो ले लें तो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर दो चार्जेस के बीच में बेटे हम क्या कर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें, तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? नोट करके लिखिए कि इफ द चार्जेस Q1 Q2 if charges Q1 and Q2 are placed in a medium of dielectric constant K, then the value of force, then the value of electrostatic force कितना हो जाएगा? विल बी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटे यहीं पर K आ जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां दूसरे फॉर्मूले, मतलब जो स्पेस में हमने फ्री स्पेस की बात की थी, उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है बेटे? वो के का डिफरेंस है। तो के कहां पर है? डिनोमिनेटर में, यानी फोर्स को क्या कर दे रहा है? फोर्स को कम कर दे रहा है। दैट मीन्स हम एक बार फोर्स क्या करें, अपने चार्जेस को ले जाके स्पेस में रख दें, तब उनके बीच में फोर्स मेजर करें, और ले जाके किसी मीडियम में रख दें, तब फोर्स मेजर करें। तो हमें ऑब्जर्व क्या होगा, हमें क्या दिखेगा कि फोर्स की वैल्यू पहले की तुलना में के टाइम्स डिक्रीज कर गई है। अब फोर्स थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई है। चलिए इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लिया जाए। Hence, if charges Q1 Q2 are यहाँ लिखता हूं मैं, are placed in a medium, then the electrostatic force will be reduced by a factor 1/k। 1/k से फोर्स क्या हो जाएगा बेटे? पहले से कम हो जाएगा।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक हमको बहुत क्लियरली इस बातें समझ में आ रही हैं। अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है समझने में और कोई भी चीज इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब देखो बेटे, आपने वेक्टर क्लास 11 स्टैंडर्ड में पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो उसको रिवीजन करिए। और आप जब देखेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और उसको हम एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये वेक्टर है तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक इसकी मैग्नीट्यूड जिसे हम मॉडुलस से दिखाते हैं, ये क्या बता रहा है, ए की वैल्यू बता रहा है, मतलब वेक्टर ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और इसके साथ एक क्या होता है, यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन मल्टीप्लाई किया जाता है कि नहीं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो अगर डायरेक्शन निकालना हुआ तो हम क्या कर दें, हम वेक्टर में मॉडुलस ऑफ वेक्टर से क्या कर दें भाई, सिंपल, इसको इसके नीचे ले लें। तो ये हमें क्या बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटे, इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1 और डायरेक्शन सर्टेन डायरेक्शन होती है, और वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन रखता है। तो यहाँ ये नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज आप कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज आप मेरे को बताएंगे। मैं अगली वीडियो में एक वीडियो में वेक्टर पे बना के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो देखिए, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है बेटे, कूलम्स लॉ से हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना है बेटे, ये है हमारा F, मॉड ऑफ F कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। देन वेक्टर फॉर्म ऑफ इट क्या होगा, वेक्टर फॉर्म इसका भाई मॉड ऑफ एफ हो जाएगा। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा, मॉड ऑफ एफ और एक यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, किसके डायरेक्शन में, आर के अलोंग, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहीं पर आपका आर कैप हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ का इसे वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। नीचे आप लिखेंगे इट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसका और एक फॉर्म होता है, मॉडिफाई किया जाता है इसे, देखते हैं जरा, उसको भी देख लेते हैं लगे हम। कि जो हमारा आर कैप होता है बेटे, यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या हो सकता है, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। अभी तो थोड़ी देर पहले ए के लिए बताया था ना, तो वैसा ही ये भी है। तो अच्छा, मॉड ऑफ आर मतलब आर ही होता है, वैल्यू जिसे हम आर कह सकते हैं। तो ले जाके अगर इसमें हम पुट कर दें, इस इक्वेशन 1 करके कह दो कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन व्हाट वी विल गेट, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो रहेगा। और इस आर कैप की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, चाहे ये लिखें। अच्छा, अब क्या होगा बेटे, ये आर स्क्वायर और ये आर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों, चाहे ये दोनों क्या है, आपके वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, कूलम्स लॉ है। कूलम्स के
वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आप प्लीज नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, कोई समस्या हो तो आप पूछते भी रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को बताते रहिए। मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूं, लेकिन आपका काम है कि पढ़ के आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। ओके, और कोविड-19 का दौर है, घर पे रहिए, कहीं जाना है बाहर तो 2 या 3 मास्क लगा के जाइए। कोई भी समस्या मतलब बहुत जरूरी हो तभी जाइए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, घर वालों को भी सुरक्षित रहने के लिए सलाह दीजिए। नाउ यू आर इन क्लास 12 और आपका मैच्योरिटी लेवल एक अच्छे लेवल का है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। सबसे जरूरी चीज, आप पढ़ते रहेंगे, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और न्यूमेरिकल्स करते रहिए। हम बहुत जल्द न्यूमेरिकल पे भी आने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।